हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है यह पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 159 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, जीआईसी और केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और अपने आप को जांचने के लिए आप पेन और कापी बैठ जाइए लेकर और हमारे साथ क्वेश्चन करते चलिए। देखिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर जो क्वेश्चन शुरू होगा फ्रेंड्स, वो 81 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन है, शीत युद्ध वाक्यांश मूल संबंधित था। जो शीत युद्ध का वाक्यांश था वह किससे संबंधित था, किस देशों से संबंधित था, यह बताना है। वास्तव में जो शीत युद्ध था किन दो देशों के बीच में चल रहा था। तो आपको बता दें कि शीत युद्ध का मतलब था कि ऐसा लग रहा था कि युद्ध अभी हो जाएंगे। इसको वाक्य युद्ध भी कह सकते हैं कि एक दूसरे गुट ने एक दूसरे को बातों से ही, मतलब ये लगता था कि बातों से कि अभी युद्ध हो जाएंगे, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। ये बस वाणी का युद्ध था, कह सकते हैं कि बोलचाल। जैसे एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को दूर से ही बोलता रहता है, लगता है कि अभी झगड़ा हो जाएगी, मारपीट अभी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन लगता है कि हो जाएगा। उसी को नाम दिया गया शीत युद्ध। और एक किन दो देशों के बीच में हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा वाक्यांश किनके मूल संबंधित था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन एक है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक सही हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य। जो रूस है उसी को उस समय सोवियत संघ, क्योंकि उसमें कई बेलारूस और देश उसमें क्या थे, सम्मिलित थे रूस में, इसीलिए उनको क्या है, सोवियत संघ बोला गया। और इधर संयुक्त राज्य अमेरिका था। जो संयुक्त राज्य अमेरिका था उसको पूंजीवादी मतलब देश बोला गया, पूंजीवादी देशों का संघ बोला गया। और जो सोवियत संघ था उसको साम्यवादी देशों का मतलब बोला गया, मतलब गुट का नेता। तो इस तरह दो गुटों में बट गया था, पूंजीवादी और साम्यवादी। और लगता था कि दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी हैं और युद्ध अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। इसी का नाम दिया गया शीत युद्ध। वाक्य युद्ध भी कह सकते हैं। बातों से युद्ध चलता रहा और किसी ने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था उस समय कि एक दूसरे को एक क्या कर देंगे, अभी युद्ध में झोंक देंगे। मतलब तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट होने वाला ऐसा लग रहा था। और एक गुट जैसे पूंजीवादी जो गुट था वो कहीं ना कहीं अपने आप को सबको समेटने का चल रहा था और लोकतांत्रिक व्यवस्था का कहीं ना कह रहा था कि हम लोकतांत्रिक हैं। और इधर सोवियत संघ जो था अपने आप को साम्यवाद का वो मानता था कि हम साम्यवाद का प्रचारक है, आप हमारे तरफ आइए। तो इस तरह दोनों गुट आपस में बात करते थे। और बात क्या करते थे, लगता था कि गुट बना रहे और तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। तो इसी का नाम दिया गया शीत युद्ध। तो जो शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से संबंधित था। ऑप्शन एक सही हो जाएंगे 81 का। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है, यह कथन किसका है? सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है, एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है, यह कथन किसका है, ये बताना है। ऑप्शन एक है पामर एवं पार्किंसन, ऑप्शन दो है मार्गेनथाउ या मार्गेनथो, ऑप्शन तीन है स्लीचर और ऑप्शन चार है आर्गेन्स्की। तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों दो, मार्गेनथो। ठीक है, मार्गेनथाउ या मार्गेनथो थे। सभी के लिए, एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है, यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा मार्गेनथाउ का। ऑप्शन एक दो सही है, ऑप्शन दो सही है, सॉरी दोस्त, दो सही है, मार्गेनथाउ। अगला है 83 नंबर क्वेश्चन। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्य क्षेत्र क्या है? दोस्तों, इस संगठन का जो मूल उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं मानव के सपोर्ट में था। मानवतावादी जैसे ये विचारधारा है, इसको ये मानवतावादी कह सकते हैं, उसी को ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करता था। और उसी का मूल उद्देश्य था कि मानव के हित में काम करना। ऐसा इस जो संगठन था इसका यही था। तो ऑप्शन एक है मानवाधिकार,
ऑप्शन 2 है युद्ध अपराध, ऑप्शन 3 है द्विध्रुवी व्यवस्था के अस्थिर ब्लॉक, ऑप्शन 3 है अंतर्राष्ट्रीयवाद। तो अभी हमने मानवाधिकार की बात किया, मानवतावाद की, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्यक्षेत्र है मानवाधिकार। मानवाधिकार इसका कार्यक्षेत्र है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसके बारे में आप विस्तार से गूगल पे पढ़ सकते हैं, वहां से जाकर आप सर्च कर लीजिए और अच्छे से इसके बारे में नोट्स तैयार कर लीजिए। आपको एक एक क्वेश्चन जो मिलता है उसमें से आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस क्वेश्चन में से जो तथ्य निकल रहा है वहां से हम क्वेश्चन को न जाने दें, वहां हमको उस टॉपिक पे जाकर पढ़ना है और उसका नोट्स बना लेना है। ये रणनीति अगर आप अपनाते हैं तो आप पेपर में अवश्य सफल हो जाएंगे, अन्यथा आप सफलता नहीं पा सकते। अगर आप रणनीति कोई नहीं अपनाते हैं, बस दिशा दशा की चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ भी पढ़ ले कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको सही डायरेक्शन में चलना होगा, आपको सिलेबस पास में रखना होगा, आपको क्वेश्चन पेपर डेली करना होगा। अगर आप क्वेश्चन पेपर और सिलेबस के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो सफलता आपके बहुत ही नज़दीक है। लेकिन सफलता नज़दीक है तो ये नहीं कि हम बस 4 घंटा डेली पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। 4 घंटा से आज के युग में, आज के समय में कुछ नहीं होने वाला है दोस्त, क्योंकि अधिकांश लोग 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको कम से कम डेली रूटीन में 6 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ये रूटीन डेली रहना चाहिए, 6 से 8 घंटा, 12 घंटा के लिए नहीं कर रहे हैं। आपको 8 घंटे 6 से 8 घंटा डेली पढ़िए। आप गाँव में हैं तब भी और कहीं भी है तब भी आपको सिर्फ पढ़ना है दोस्तों। आपके पास जितना टाइम है उतना पढ़िए। हम ये सुझाव देना चाहेंगे कि लुसेंट एक बुक आती है, उसका नाम आप सभी लोग जानते होंगे, तो लुसेंट को भी प्रीफर करिए। लुसेंट को जो है शुरुआत से पढ़िए। अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी या किसी सब्जेक्ट से हैं तो उसका जो शुरुआती है वहाँ से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका बेस थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा और वहाँ से भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं मिलेंगे तो 4-5। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, पॉलिटी है तो पॉलिटी में भी आपके जैसे 70 आ रहे हैं, इसमें टीजीटी में, आप पीजीटी में 125 क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूरा के पूरे मिल जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिए कि आप वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा, जैसे 125 क्वेश्चन है तो अगर हम मान लीजिए लुसेंट ही पढ़े हैं हिस्ट्री का तो उसमें से 20 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, 20 मिल जाए। तो दोस्तों 20-25 पेज अगर पढ़कर हम 20 नंबर ला लें, अगर 4 घंटा 8 घंटा मेहनत कर उसको पढ़ लें तो कहाँ का गलत है। तो इसलिए लुसेंट को भी अनदेखा ना करें, वो अच्छी बुक है और वहाँ पर त्रुटियाँ कम मिलती है त्रुटियाँ, लेकिन बहुत ही न के बराबर। त्रुटियाँ तो हर जगह है, हर बुक में है, लेकिन उसमें भी है, लेकिन बहुत न के बराबर। 99% मानिए सही है, 1% हो सकता है गलत हो जाए तो हो जाए, उस सबसे होता है, टाइपिंग करने में गलत हो जाता है। तो दोस्तों लुसेंट प्रीफर करिए और आपका जो बुक है एनसीईआरटी उसको आप प्रीफर करिए और उसी को ध्यान में रखकर पढ़ाई करिए। आगे चलते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1 है 1919, ऑप्शन 2 है 1920, ऑप्शन 3 है 1921, ऑप्शन 4 है 1922। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 84 का? 84 का जो आंसर है 1 सही है, 1919। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई है? तो 1919। दोस्तों जितने भी संगठन है, WTO या कोई भी है जैसे, तो उनका आप क्या करना है, यूनेस्को जैसे हो गया, तो इनका आपको नाटो, यूनेस्को ये जो है, तो इनके आपको सीरीज वाइज पढ़ लेना है। मतलब इनका डेट कब हुआ था, कहाँ पहला स्थापना हुआ था, सम्मेलन पहला क्या हुआ था, ये सब आपको पढ़ना है। जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन का डेट क्या था, कब अपनाया गया, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, वर्साई की संधि कब हुई, ये सब जो भी है, और जितने भी संगठन है, जिनका संगठन का जिनका निर्माण किया गया उनको आपको डेट याद रखना है। जो बड़े बड़े हैं उनको आपको याद रखना है, WTO जैसे, ये सब आपको याद रख लेना है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? यहाँ पे अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछा है दोस्तों। ऑप्शन 1 है 5, ऑप्शन 2 है 7, ऑप्शन 3 है 10, ऑप्शन 4 है 15। तो आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी जो सदस्य होते हैं टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। 3 आपका सही आंसर है, 85 का 3, 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। आगे चलते हैं दोस्तों, 86 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है। अभी अस्थायी पूछा था, अब अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछ रहा है।
ऑप्शन 1 है 5, ऑप्शन 2 है 6, ऑप्शन 3 है 7, ऑप्शन 4 है 8। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 5 सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। आगे चलते हैं दोस्तों, 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नांकित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने निम्नांकित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किया है, ये बताना है। ऑप्शन 1 है CTVT, ऑप्शन 2 है NPT, ऑप्शन 3 है ICCPR, ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से किसी पे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। आगे देखते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हों वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो दोस्तों अस्थायी जो सदस्य चुने जाते हैं वह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और दोस्तों जो अस्थायी होते हैं वो हमेशा रहते हैं, उनका वही अस्थायी हैं जो 5 सदस्य हैं, वो क्या है? अस्थायी रहते हैं। और अस्थायी जो है 2 वर्ष के बाद दूसरे चुने जाते हैं। आगे देखते हैं, सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या है। सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या है, यहाँ पे टोटल पूछ दिया है, अस्थायी और अस्थायी को मिलाकर कितने सदस्य हैं ये बताना है। ऑप्शन 1 है 15, ऑप्शन 2 है 5, ऑप्शन 3 है 11, ऑप्शन 4 है 13। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 सही हो जाएगा, 15 हैं। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य संख्या कितने हैं? तो 15 है, ऑप्शन 1 सही है। आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा देश राष्ट्र सुरक्षा संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य कौन सा देश नहीं है ये बताना है। इनमें से भारत, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन। तो कौन सा नहीं है दोस्त? तो आंसर आपका 1 सही हो जाएगा, भारत। भारत जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, ये अस्थायी है। कई बार अस्थायी चुना गया है, लेकिन अस्थायी के लिए इसका मतलब वोटिंग हुआ था दोस्तों, सभी ने पक्ष में ही वोट किया था। लेकिन चीन ऐसा देश है जिसने विपक्ष में वोट किया, अपने वीटो पावर का प्रयोग कर भारत को अस्थायी सदस्य बनने से रोक देता है, वो नहीं बनने देता है। कई बार ऐसा प्रयास हुआ था, लेकिन ये प्रयास असफल रहा। तो कहीं ना कहीं सबसे अगर बड़ा पूछा जाए कि इस समय हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है, तो पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन चाइना हमारे लिए है। क्योंकि पाकिस्तान तो हमारा कुछ नहीं वैसा कर सकता है, बस अटैक कर सकता है या कोई नहीं, लेकिन चाइना ऐसा है कि हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। वह पड़ोसी देश होने के साथ साथ जो विश्व के अर्थव्यवस्था में भारी मतलब उसके पास शक्ति है, इसलिए वो कहीं ना कहीं भारत को नीचा दिखाने के लिए कभी कोर कसर नहीं छोड़ता है। तो सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान ना होकर हमारा इस समय जो है चाइना है, ये हमको ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगला आप लिख के लिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आज का, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आज का सवाल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन देश हैं ये बताना है। आप कमेंट बॉक्स में अगर मालूम है तो जो अस्थायी सदस्य हैं उनके नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो जरूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो के अंत तक अगर आप हम पहुंच चुके हैं तो आप हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हैं, बहुत ही खास हैं, इसलिए आपको दोस्त दिल की गहराई से बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों आप लोग हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हैं, आप नहीं तो हम नहीं। दोस्तों ये चैनल जो है इस पे हम प्रयास करते हैं कि बात ना कर कर आप लोगों को सिर्फ पढ़ने से ही मतलब पढ़ने के लिए जो क्वेश्चन है उसी को कराएं, बातें ना करें अन्यथा। लेकिन कभी कभी अन्यथा बातें हो जाती है, उसके लिए सॉरी, आप लोगों से क्षमा प्रार्थी है कि आप लोग का समय बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों इसलिए आप लोग अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा यही प्रयास रहेगा कि आगे आने वाले समय में और अपने आप को हम अच्छा करें, और अच्छा करने का हमेशा प्रयास रहेगा। गलतियां तो होती रहती है, ऐसा नहीं कि गलतियां हमसे नहीं होगी दोस्तों, लेकिन आप गलतियों में सुधार कर सकते हैं क्योंकि आप भी इस परिवार के सदस्य हैं। तो हर परिवार को सदस्य, जो परिवार के सदस्य होते हैं, उनको यह अधिकार होता है कि वो गलती को बताएं कि आप यहाँ पे गलती किए हैं। उस गलती को हम सुधारने का भरपूर प्रयास करेंगे और आप लोग का सहयोग ही है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे बहुत सफर करना है दोस्तों। तो नमस्कार, शुभ रात्रि।